नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चाइना की जो हालत है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देते हैं और ऐसा क्यों मैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना की हालत के ऊपर चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये हालत सुधरने वाली भी नहीं। मतलब ये बद से बदतर की तरफ चीन बढ़ता रहेगा। तो उसके कई कारण हैं। उसके कई कारणों में से एक कारण है करीब 2004-5 के आसपास या 2012 के आसपास चाइना के अंदर एक डिस्कशन शुरू हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। वो डिस्कशन ये था कि अगर अ, चीन में आर्थिक समृद्धि आती है और वहाँ के लोगों के पास पैसा वगैरह बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब पैसे बढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ़स्टाइल ये सब बढ़ता है, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ बढ़ती है और आपकी मिडल क्लास जो है, वो ग्रो करने लगती है, बड़ी होने लगती है। तो ये डिस्कशन चाइना के अंदर हुआ कि अगर ऐसा होगा, तो ये जो मिडल क्लास है, ये जो पढ़ा-लिखा तबका है, ये जो अपवर्डली मोबाइल है, जो पैसे कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ये धीरे-धीरे डेमोक्रेसी की बात करेगा। ये लोकतंत्र की बात करेंगे और लोकतंत्र को कंपेयर करने लगेंगे दूसरे देशों से, कि हमको भी वैसा ही ओपन लोकतंत्र और ओपन सोसाइटी चाहिए। और अगर ये हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का अंत हो जाएगा। अब ये उस समय की बात है जब शी जिनपिंग काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे 2012 के आसपास, क्योंकि उसी पीरियड में आपने देखा होगा कि भारत के साथ कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमओयू की बात सामने आई है अभी, है ना? तो उसमें भी आप देखेंगे जो फ़ोटोग्राफ है अ, वो फ़ोटोग्राफ हाँ जी। तो वो फ़ोटोग्राफ देखेंगे आप तो उसमें भी शी जिनपिंग राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए हैं, मनमोहन सिंह खड़े हैं, सोनिया गांधी खड़ी हैं और राहुल गांधी साइन कर रहे हैं और जिनपिंग खड़े हुए हैं, वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट। उस समय भी ये चर्चा आने लगी थी कि और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की फ़िक्र होने लगी थी कि पब्लिक के पास पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, तो उसके साथ इनकी लोकतंत्र की एक माँग खड़ी होना शुरू हो जाएगी और वो कम्युनिस्ट पार्टी के हितों के खिलाफ होगा क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम्युनिज्म टिक नहीं सकता। भारत के अंदर भी आप देखें तो या दुनिया के किसी भी देश में देख लें कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट कभी सत्ता में आ नहीं पाते हैं। क्योंकि इनका जो थोड़ा-सा भी दौर होता है सत्ता का, उससे ही पब्लिक इतनी परेशान और वो उकता जाती है कि उसके बाद इनकी छुट्टी कर देती है। फिर 17-18 तक जो इनका हू जिनताओ और डेंग जियाओपिंग ये वाला जो एक दौर चलता रहा, उस समय तक जिनपिंग बहुत शक्तिशाली नहीं थे और उस समय उन्होंने ओपेननेस और ये प्राइवेट सेक्टर और ये सारी चीज़ों को जारी रखा और बोला कि इसको जारी रखा जाएगा और इसको आगे बढ़ाते रहो। उस टाइप की एक पॉलिसी लेके चलते हैं ये लोग। उसमें 19 के आसपास जिनपिंग साहब काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और 19 में जो कांग्रेस इनकी होती है, जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी होती है, उसमें ये थ्योरी लाते हैं ड्यूअल सर्कुलेशन की, जहाँ ये कहते हैं कि देश के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाना है मतलब जो माल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी खपत देश के अंदर भी हो और बाहर भी हो। इंटरनल सर्कुलेशन और एक्सटर्नल सर्कुलेशन, ये दोनों हमको बना के चलना है। अब डुअल सर्कुलेशन को बढ़ाने के चक्कर में ये बीआरआई के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनका ये कहना है कि अमेरिका, यूरोप के अलावा जो दूसरे देश हैं, अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, इधर-उधर, सब जगह हम अपना माल पहुँचाएँ और सब जगह की मार्केट्स में हम एंट्री करें। अच्छा, इनको इसके अलावा क्या है कि क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा था कि चीन का कोई मुकाबला नहीं है और
हमने मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ताकत डेवलप कर ली है कि अब हमको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। दुनिया हमारे लिए हमारा सामान खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है उत्पादन की, प्रोडक्शन की। तो अब हमको आगे बढ़ना है और दुनिया का नंबर वन स्पॉट भी कैप्चर करना है। और इसमें इनका सोच जो है वो धीरे धीरे वो होने लगती है कि हम अमेरिका को रिप्लेस करके नंबर वन इकोनॉमी और नंबर वन देश बन जाएंगे, और दुनिया पूरी चाइना सेंट्रिक हो जाएगी। सबको चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन और बाकी सारी फैसिलिटीज सिर्फ हमारे पास हैं, दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सब हमारी बातें मानेंगे, हमारी शर्तों पे चलेंगे। और इस कड़ी में जिनपिंग साहब आगे बढ़ाते हैं। अब समस्या ये होती है कि आ जाता है 2019 में ही कोविड, और कोविड आने के बाद अचानक पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाती है। तो जिनपिंग साहब भी लॉकडाउन करने को मजबूर होते हैं। हालांकि वो पहले उसको लॉकडाउन नहीं कर रहे थे चाइना को, लेकिन बाद में वो उसको लॉकडाउन करते हैं और इनको मार पड़ती है, बहुत बुरी मार पड़ती है। सबसे पहली मार पड़ती है इनको कि इनका जो है रियल एस्टेट सेक्टर वो बिल्कुल डूबने वाला हो जाता है। अच्छा, इसके पहले क्या है, जिनपिंग साहब को ये पता था कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसमें बहुत भयानक तरीके से खेल हो रहा है। अंधाधुंध लोन ले रही हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों डॉलर में लोन ले चुकी हैं। दुनिया भर से ये लोन उठा रहे हैं, यूरोप अमेरिका हर जगह से। और इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये अब क्या कर रही थी कंपनियां, इनकी प्रोजेक्ट्स के अलावा, मतलब ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अलावा इनकी रियल एस्टेट कंपनियां कोई ऑटोमोबाइल बनाने के लिए बैटरी वाली कारों को बनाने की कंपनी खोल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो जिनपिंग साहब ने इनके ऊपर रोक लगाई, कुछ नियम लाए, कुछ कानून लाए कि इसको कंट्रोल किया जाए, इनके लोन लेने की क्षमता जो है उसको रोका जाए। तो उसके कई कानून बने कि बैलेंस शीट में कितना तुम्हारा एसेट्स है, कितनी वैल्यूएशन है, उसके अंदर ही तुम्हें लोन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये है वो है। काफी इन्होंने कंट्रोल लगाया। तो इनकी कोशिश थी कि धीरे धीरे रेगुलेट करके हम रियल एस्टेट कंपनियों को, जो ये खतरनाक बन चुकी हैं कि अपनी औकात से ज्यादा कर्जा लेती जा रही हैं और उस पैसे को इधर उधर लगा रही हैं, कल को ये कोलैप्स हो जाएंगी तो पूरी इकोनॉमी का बैंड बच जाएगा। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी जो है उसमें रियल एस्टेट ऑलमोस्ट 30% हिस्सा रखता है जीडीपी का। तो वो उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि यार अब रियल एस्टेट में अगर हम लेंडिंग बंद कर देंगे, अभी पहले क्या होता था कि बैंकों के जो टारगेट्स होते थे कि भाई हर बैंक को ग्रो करना है, ग्रो करना है मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा लोन देने हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने हैं। तो लोन ज्यादा कहाँ देंगे, तो वो रियल एस्टेट कंपनियां उनके लिए आसान होती थी। कोई भी कंपनी आती थी, 100-200 करोड़ का लोन ले लिया उसने भग से एक झटके में, हो गया जी टारगेट जो हमको बढ़ाना है बैंक वालों को, वो पूरा हो गया। अदरवाइज अच्छा, फिर रियल एस्टेट कंपनी को फाइनेंस कर दो तो उसके पीछे जो कस्टमर आते हैं उनसे फ्लैट्स खरीदने के लिए, शॉप्स खरीदने के लिए, फिर वो फाइनेंस के लिए आते हैं, तो वो भी बैंक को मिल जाते हैं पूरे बिजनेस। तो इसलिए बैंक्स जो होते थे वो रियल एस्टेट कंपनीज को फाइनेंस करने में इंटरेस्टेड रहते थे कि कल को ये जब फ्लैट बेचने जाएंगे तो वो जो कस्टमर्स होंगे उनको ये रियल एस्टेट कंपनियां वापस हमारे पास भेजेंगी, बैंक्स के पास। और जिस बैंक से कंपनी का लोन चल रहा है, प्रेफरेंस वहां कंपनी भी फोर्स करेगी कस्टमर को कि भाई वहीं से आप लोन लीजिए। तो इस टाइप का खेल हो जाता है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बैंक ने पहले बिल्डर को 100 करोड़ फाइनेंस किए बिल्डिंग बनाने के लिए, और उसके बाद बायर्स को 150 करोड़ फाइनेंस किए वो फ्लैट्स खरीदने के लिए। तो बैंक को तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया, उसका तो 250 करोड़ लोन पे चला गया 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में। तो ये खेल था। इन्होंने बोला जिनपिंग साहब ने कि एक काम करो, मैन्युफैक्चरिंग में फाइनेंसिंग बढ़ा दो और इनकी कम कर दो, रियल एस्टेट वालों की। तो मैन्युफैक्चरिंग में फाइनेंस बढ़ने लगा।
और ओवर कैपेसिटी डेवलप होने लगी। मतलब किसी कंपनी की, मान लीजिए दवा बनाने की कंपनी है और वो साल में 50 टन दवा बनाती है, तो उसको ये बोल दिया गया कि भाई तुमको लोन वोन चाहिए तो आ जाओ। उन्होंने भी बोला ठीक है, 50 टन की कैपेसिटी को उन्होंने बोला हम 10 गुना बढ़ा लेते हैं, 500 टन का कर देते हैं। तो 500 टन के हिसाब से उन्होंने लोन वोन लेके फैक्ट्री बड़ी कर ली अपनी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में कोई टीवी बनाता था, वो साल का 10,000 टीवी बनाते हैं, बोले नहीं नहीं लोन लो तुम, अब साल के 2 लाख टीवी बनाओ, क्योंकि हम डुअल सर्कुलेशन में जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो गांव का किसान इंसान है वो टीवी नहीं खरीदता, वो भी खरीदेगा, उसको भी सिखाएंगे। प्लस अफ्रीका अफ्रीका वाले जो हैं उनको भी टीवी देखना सिखाएंगे अपन। बीआरआई बना रहे हैं, सब माल वहां पहुंचाएंगे। तो इस तरीके का खेल लेकर के ये चल रहे थे। अब होता क्या है कि कोविड हो जाता है, लॉकडाउन हो जाते हैं, सब कुछ बैंड बज जाती, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इन सब ठप हो जाती हैं, माल वाल कहीं जा नहीं रहा। जिनपिंग साहब बड़ी कोशिश करते हैं पहले तो कि लॉकडाउन ना लगाएं, और पूरी दुनिया को वीडियो वीडियो जारी करते हैं कि चाइना में कोई असर नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, और कोविड ओविड का कुछ नहीं हुआ। फिर एक वो वैक्सीन वैक्सीन के नाम पे भी कुछ बना करके अपने सारे लोगों को ठोक देते हैं कि देखो हमारी वैक्सीन बन गई, हमने लगा दिया, सब ओके हो गया, काम चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया नहीं मानती है इनकी बातें, सब लॉकडाउन लगा के बैठे हुए थे। अब वो 2 साल का जो पीरियड था, 2019 से 20 और फिर 20 से 21, इस 2 साल में लास्ट में आते आते चाइना के अंदर भी इनको ये दिखा, मतलब छुपा पाना मुश्किल हो रहा था कि इनके यहाँ जो अंधाधुंध मौतें हो रही थी। तो फिर इन्होंने अंदर अनाप शनाप टाइप से लॉकडाउन लॉकडाउन लगा डाले। अच्छा, लॉकडाउन लग गए। अब लॉकडाउन के बाद इन्होंने बोला कि सब पे नजर रखनी है लोगों पे, कि कोई लॉकडाउन तोड़ तो नहीं रहा है। तो उस बहाने से इन्होंने लाखों करोड़ों सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ऐसा कहा जाता है कि चीन में जो पॉपुलेशन है उसमें प्रति व्यक्ति एक या एक से थोड़ा ज्यादा, मतलब 1.25 कैमरे सरकार ने लगा रखे हैं। मतलब 130 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है चीन की, तो आप समझ लीजिए 140-50 करोड़ कैमरे लगाए हुए हैं चाइना ने, गली गली कूचे कूचे पे आप, मतलब, और मैक्सिमम जो कैमरे हैं उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन से लेके सब है। एक बार आपका फोटो अगर उनके सिस्टम में डाल दिया गया कि ये आदमी संदिग्ध है, तो वो व्यक्ति जहां से भी निकलेगा, कोई भी, आपका ट्रैफिक लाइट पे आप गाड़ी लेके खड़े हैं, आप अपने घर से निकले, मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, हर जगह उनके कैमरे लगे हुए हैं। और वो तुरंत आपका चेहरा जो है उनका डेटाबेस मैच करेगा और पुलिस को तुरंत एक मैसेज चला जाएगा कि फलाना आदमी फलानी जगह पे बैठा हुआ है। आप चाय पी रहे हैं दुकान में कहीं या कुछ कर रहे हैं, वो पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। इस टाइप का एक सिस्टम बना लिया। तो चाइना के अंदर पब्लिक को कंट्रोल करने का एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, और यही कारण है कि वहां पे लोग कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि किसी ने कुछ बोला सोशल मीडिया पे, कब उसके प्रोफाइल को देख करके और उसकी फोटोग्राफ को मॉनिटरिंग उसमें डाल करके कब उठा लिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बहरहाल जो कोविड के लॉकडाउन लॉकडाउन हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि अचानक से प्रोडक्शन सारे बंद हो गए फैक्ट्रियों से, और सब जगह से लोग घरों में बैठे हुए थे। अच्छा, वो घरों में बैठे थे तब तक तो ठीक था। उसके बाद सैलरी वैलरी मिलनी बंद हो गई, लोगों को दिक्कतें होने लगी। उसके बाद ये रियल एस्टेट सेक्टर की प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उनकी किस्तें आनी बंद हो गई, लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। ये हुआ तो प्राइस गिरने लगे तो और लोगों ने बंद कर दिया। अब किसी ने 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है मान लीजिए, और बाद में पता चला कि वही बिल्डर, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, उसको माल बेचने में दिक्कत हो रही है, उस बिल्डर ने उठा के उसका प्राइस कर दिया 15 लाख। अब 20 लाख के फ्लैट के ऊपर उसने 15-16 लाख का लोन ले रखा है। अब वो प्राइस गिरते गिरते 12 लाख हो गया। तो आदमी बोलता है यार, 5 लाख मैंने जेब से लगाए थे, 15 लाख का मेरे ऊपर लोन है, 25 लाख मुझे चुकाने हैं इंटरेस्ट के साथ 10-20 सालों में, और यहाँ 12 लाख में मिल रहा है, तो मैं क्यों चुकाऊं लोन? तो लोगों ने लोन चुकाने बंद कर दिए, बैंकों ने और प्रेशर डाला बिल्डरों के ऊपर कि भैया पैसे जमा करो तुम लोगों के, ठीक है ना, और नए लोन लेना बंद कर दिया लोगों ने।
तो लोग भी लोन ले नहीं रहे हैं, पुराने जो ले जा चुके हैं वो पैसा दे नहीं रहे हैं। बैंक अब बिल्डर को बोल रहा है भैया जो तुमको हमने पैसा दिया था 100 करोड़ वो वापस करो। तो बिल्डर उस चक्कर में और प्रेशर में आके वो बोल रहा है भैया एक काम करो, 12 लाख में नहीं बिक रहा है तो 10 लाख में बेच दो, फ्लैट 8 लाख में बेच दो। ये तक खबरें आई थी कि लहसुन और इन सब चीजों के जो खेती कर रहे थे किसान, उनको बिल्डरों ने ये बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम अपना लहसुन लहसुन जो खेती किए हो, जो फसल है तुम्हारी, वो लहसुन ले आओ, तुम फ्लैट ले लो हमसे, हम लहसुन बेच लेंगे। मतलब इस लेवल तक परेशानी आ गई थी बिल्डरों के पास और रियल एस्टेट कंपनीज के पास। तो वो धीरे धीरे करके चरमराता हुआ वो पूरा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ठप हो गया। अब भाई लोगों की जो जीडीपी है उसका 30% रियल एस्टेट था, वो तो गायब हो गया मार्केट से। अब इनकी आते हैं कि अ, दूसरा जो बड़ा सेक्टर था जीडीपी का, तो वो था इनका टेक और एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कंपनीज। इसमें कि आपका अली बाबा हो गई और दुनिया भर की टेंसेंट हो गई, बहुत सारी कंपनीज जो गेम्स बनाती, जो टिकटॉक बनाती, जो अ, ये ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी और इस टाइप की बहुत कंपनियां थी चाइना के अंदर। ठीक है ना? ये कंपनियां देती थी करीब करीब जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन। तो 30% वो चला गया, 15% ये बचा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जिनपिंग साहब और चाइना वाले जो हैं ये बड़ा तैयारी करके बैठे थे दो चीजों की, कि एक तो हम एआई में, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में बहुत काम करेंगे। अब एआई के लिए चाहिए होता है डेटा। ठीक है ना? आप जैसे एक यूजर हैं, इंडिया में बैठे हैं, किसी शहर में बैठे हैं, और आप टिकटॉक चला रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, है ना? अब आप ही के शहर के 10-20 लोग, 50 लोग टिकटॉकर हैं, वो टिकटॉक बना रहे हैं, या इंडिया भर से टिकटॉकर्स टिकटॉक बनाते हैं। आप दिन भर उसको देखते रहते हैं। अब उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको आपका व्यूइंग का डेटा चाहिए। आपकी एज क्या है, आपकी सेक्स क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, ये सब वो सोशल मीडिया से आपका खंगालता रहता है। इसके साथ में वो क्या करते हैं कि अ, आप किस टाइप के वीडियोस देखते हैं, उसका कंटेंट क्या है, आपको कैसी चीजें पसंद आती हैं, उससे आपका पूरा बिहेवियर क्या है वो समझ में आता है। वो फिर एनालाइज करते हैं कि जबलपुर के लोगों का क्या टेस्ट है, कटनी के लोगों का क्या टेस्ट है, कानपुर के लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लखनऊ वाले क्या देखते हैं, और उससे फिर वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि ये आदमी आगे चल के सोचेगा क्या, ये करेगा क्या। इस टाइप का पूरा एक आर्टिफिशियल एनालिसिस हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उसके लिए चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा डेटा, इंफॉर्मेशन। अब हो क्या रहा था कि ये प्राइवेट कंपनीज के पास अंधाधुंध, जैसे टिकटॉक बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत तगड़ी हो गई थी कंपनी, और उन्होंने बिहेवियर और पैटर्न्स चेंज करने शुरू कर दिए लोगों के। होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, ये ट्विटर पे या एक्स पे जो है आजकल, उस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग ये देखते हैं यार आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। और ये कंपनीज के पास अपने एल्गोरिदम को चेंज करने की एक ताकत होती है। अब उनके पास टिकटॉक पे या कहीं पे भी मान लीजिए 100 वीडियोस आ रहे हैं, उसमें से उनको प्रमोट करना है कि यार वॉयलेंस को प्रमोट करना है सपोज, तो वो 100 वीडियोस में से जो 10 वीडियो वॉयलेंस बेस्ड होंगे, 90 वीडियो दूसरी चीजों के हैं, वो 90 को दबा देगा। ये 10 जो वॉयलेंस वाले वीडियो हैं, या सपोज बच्चों को कुछ उल्टे सीधे कपड़े पहनना सिखाना है, कोई टुच्ची सी लैंग्वेज सिखानी है, तो कोई टुच्चा सा गाना होगा जिसके वीडियो आए होंगे, उसको वो ट्रेंड कराना शुरू करेगा। वो जब ट्रेंड होने लगेगा तो हर कोई देखने लगेगा, जितना लोग देखेंगे उतना ज्यादा वो ट्रेंड होगा। ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि फिर धीरे धीरे आप भी दिन में वो छिछोरा सा कोई गाना आप ले लीजिए, और जैसे वो हनी हनी सिंह के होते हैं ना, दारू बोतल वोडका और इस टाइप के, तो उसने वो ट्रेंड कर दिया कि उस गाने के ऊपर किसी ने एक भद्दा सा फूहड़ सा डांस किया है ना? आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत सी लड़कियों का, महिलाओं के बड़े फूहड़ फूहड़ डांस आ रहे हैं टिकटॉक पे, उल्टे सीधे गानों पे। अच्छा, मजे की बात है, ये जो टिकटॉक
बनाते हैं वीडियो, जो क्रिएटर्स होते हैं, इनको ट्रेंडिंग गाने भी टिकटॉक सजेस्ट करती है या इंस्टाग्राम सजेस्ट करती है कि ये गाना ट्रेंडिंग है। अब वो गाना उनको दे दिए 4 लाइन, उस गाने पे वो अपना जितना फूहड़पन होगा, जितना गंदगी होगी, उस हिसाब से वो डाल-डूल करके वो एक डांस वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से ये लोग क्या है कि बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर रहे थे। अब जिनपिंग साहब को इससे लगा डर। इनको डर ये लगा कि एक तो ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पूरा इतना भारी डेटा जा रहा है। दूसरा, ये पूरा पब्लिक का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी बना लिए हैं, तो ये कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी ही सत्ता के खिलाफ गेम खेलना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरा, इन कंपनियों की वैल्यू और पैसा बहुत आ रहा था इनके पास, तो उससे भी इनको डर लग रहा था कि यार सरकार के पैरेलल में ये सरकार चला लेंगे। अब इसमें एक केस और हो गया। अली एक्सप्रेस ने अली पे नाम से एक, जैसे हम लोगों का यूपीआई है ना, वो उस तरीके का एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया। अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में अली एक्सप्रेस ने कुछ टोकन या पॉइंट सिस्टम कर लिया था कि आपको उसके युआन वुआन की जरूरत ही नहीं। बहुत से मतलब ट्रेडर और व्यापारी, क्योंकि अली एक्सप्रेस क्या है, होलसेल बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में बड़ा डील करता है। तो अब किसी को जैसे बोल दिया उसने कि आप एक काम करो, 1,000 रुपए जमा कर दो, आपको हम 1500 अली पॉइंट दे देंगे, और आप लोग अपना ट्रांजैक्शंस उसमें करते रहना। आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो रुपए में रहेगा, आप रुपए में ही व्यापार करो। लेकिन जब एक दूसरे को पेमेंट करोगे, जैसे मैन्युफैक्चरर ने किसी रिटेलर को दिया, कि किसी ने बोला कोई शर्ट बनाता है, बोला 100 रुपए की शर्ट है, रिटेलर ने बोला साहब हमको 20 शर्ट दे दो, तो 2,000 रुपए की शर्ट्स आ गई इसके पास, ठीक है ना। अब उसको देने हैं 2,000 रुपए, लेकिन उसने अली पे में 2,000 रुपए जमा करके 3,000 अली पॉइंट लिए हुए हैं। उसने 2,000 अली पॉइंट पे कर दिए, वहां पे उसको 2,000 रुपए मिल गए। ठीक, इसमें क्या हो रहा था कि अच्छा, वो धीरे धीरे उसके जो मैन्युफैक्चरर है उसको कपड़ा खरीदना, उसने यही अली पॉइंट से कपड़े वाले को पैसे दे दिए, अली पॉइंट ट्रांसफर कर दिए। तो वो धीरे धीरे अली पे के अंदर उनका अपना एक करेंसी टाइप का वर्चुअल घूमने लगी। तो उससे भी चाइना का दिमाग खटका कि यार ये अगर चलने लगेगा तो सरकार का तो कोई कंट्रोल ही नहीं बचेगा। करेंसी ये लोग कंट्रोल कर लेंगे, प्राइवेट कंपनियां, पब्लिक का मूड और पब्लिक का जो बिहेवियर है उसको ये लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो किया क्या जाए? तो फिर उसके बाद इन्होंने ठोकना शुरू किया इन प्राइवेट कंपनियों को, टेक्नोलॉजी कंपनी को। तो सबसे पहले रगड़ा अली एक्सप्रेस को, मतलब जैक मा को। तो जैक मा के ऊपर $2.5 बिलियन तक का जुर्माना ठोक दिया, वो वसूल लिया, और भी बहुत सारे पेनाल्टीज, फाइन्स, ये वो सब किए, और जैक मा को गायब ही कर दिया। अब जैक मा साहब गायब, कहाँ गए पता नहीं, 4 महीना, 3-4 महीना ये लापता थे। उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट किया, क्या किया भगवान ही जानता है। आजकल भी वो चाइना में नहीं है, कहीं गायब है, वो कहीं खेती वेती सीख रहा है, यूरोप इजराइल कहाँ जाके, तो भाग गया है वो देश से। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेंसेंट है, ये है वो है। अच्छा, इस बीच में इंडिया के साथ इन्होंने पंगे कर लिए। अब इंडिया के साथ पंगा करने के पीछे इनका मकसद ये था कि, जैसा मैंने बोला जिनपिंग साहब का, कि हम अमेरिका को डोमिनेट करेंगे। तो बोले अमेरिका को डोमिनेट करने के पहले भाई एक काम करो, एशिया के अंदर इंडिया को हड़का के आते हैं। इंडिया को हम डोमिनेट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि रशिया भी थोड़ा हमसे तमीज से बात करेगा। भाई पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ी है, मिलिट्री के लिहाज से भी रशिया, इंडिया, चाइना का अगर साइज देखा जाए, मिलिट्री का कैपेसिटीज देखी जाए, ऑलमोस्ट एक जैसी है। कोई किसी में आगे है, मतलब कोई एयरफोर्स में तगड़ा है, कोई नेवी में तगड़ा है, कोई इसमें आर्मी के मामले में तगड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तीनों बराबर आते हैं मिलिट्री के लिहाज से। रशिया की ऐसी है कि उसको कोई बहुत एक्सपेंशन एक्सपेंशन का है नहीं, तो इसलिए वो ठंडा करा जा सकता है। और उसके साथ तो वैसे भी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट वाला गेम खेल करके उसको मूर्ख बनाए रहते हैं ये चाइना वाले।
बोले इंडिया को हड़का के आते हैं, उससे होगा ये कि ताइवान आइवान वाले तमीज में रहेंगे, जापान अपान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आसपास जितने हैं ये सब ठंडे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अपन चलेंगे चाइना अमेरिका की ऐसी तैसी करके आएंगे। उस चक्कर में ये आ गए इंडिया। अब यहाँ इन्होंने पंगा वंगा ले लिया गलत टाइप का। अब गलत टाइप का पंगा ले लिया तो इनको कूट दिया धर के इंडियन आर्मी ने। तो बड़ी फजीहत हो गई इनकी। फिर इन्होंने एक बार कोशिश की ये अरुणाचल साइड में। अब की बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इंडिया को बता दिया कि यार ये लोग कुछ खुराफात करने वाले हैं। इस बार इंडियन आर्मी वाले पहले से वहां जाकर के बैठे थे। ये लोग आए वहां पोस्ट वोस्ट पे कब्जा वब्जा करने के लिए। वो इंडियन आर्मी वाले दीवालों के पीछे से ढेर सारे निकल आए, इनको घेर के फिर मारा। बहुत लात जूते मारे उसके। इस बार इंडियन आर्मी ने वीडियो भी वायरल कर दिए पूरी दुनिया में, ये देखो ऐसे जूता खा करके गए हैं ये भाग के। तो चाइनीज आर्मी को बड़ा वो लगा, जिनपिंग साहब को बड़ा सदमा लगा कि यार एक तो मतलब रियल एस्टेट बैठ गया है हमारा इकोनॉमी का भट्टा, ऊपर से वो टेक सेक्टर वाले बवाल कर रहे थे तो उनको हमने शांत किया है। मिलिट्री दबंगई जो दादागिरी है वो दिखाने के लिए कोशिश करने गए थे, इंडिया वाले साले मान नहीं रहे, वो पीट रहे हैं और नाक अलग कट गई है। अब वो चुपचाप बैठे हुए हैं वहां, अजीब सी हालत में फंसे हुए हैं। बीच में उन्होंने लड़ाई लड़ाई लड़ने की भी धमकी दी और सब आर्मी आर्मी और इक्विपमेंट इक्विपमेंट सब लेकर के टैंक वैंक सब आकर के खड़े हो गए और खूब बकवासें की। बीच में आपको ध्यान होगा तो वो इनके जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और वो चाइना क्या क्या है इनकी जो अखबार मैगजीन्स हैं, तो ये आर्टिकल लंबे लंबे लिखने लगे। वो जी हम तो बैंड बजा देंगे इंडिया का, हमारा ये हथियार ये कर देगा, वो हथियार ये कर देगा, और ऐसा है और वैसा है। और उधर इनके चाइनीज सोल्जर्स जो हैं उनको जबरन भेज दिया था, वो साले ठंड से मरने लगे। उनको पोस्टिंग के लिए भेजो तो वो रोने रोने लगते थे बस में बैठ के। तो चाइना की बड़ी फजीहत हुई इन सब चीजों से, मतलब इंडिया से टकराने के बाद इनकी जो मिलिट्री की तैयारी है और वो सब है उसका खोखलापन सामने आ गया। फिर वो कैलाश हाइट्स वगैरह पे क्या है, इंडियन आर्मी 24 घंटे के अंदर इन्होंने कैलाश हाइट्स को कब्जे में लेने की कोशिश की। इंडियन आर्मी वहां पहले से पहुंच गई। ऊपर आके कर इंडियंस खड़े थे, ये आधा मतलब आधा भी नहीं चढ़ पाए थे पहाड़। तो ये सारी घटनाओं से क्या हुआ कि चाइना की बड़ी धुलाई हुई, इंडिया में फजीहत हुई, और इनकी जो मिलिट्री एक डोमिनेंस की कोशिश थी, सोच थी, उसको बड़ा धक्का लगा। मतलब अभी तक एक हवा बना हुआ था चीन, ये बड़ी आर्मी, ये बड़े बड़े हथियार, और ये वीडियो वीडियो खूब देते थे, धम 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 टैंक गोले फायर कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चरों से 100 100 रॉकेट फायर हो रहे हैं, उस टाइप के वीडियो वीडियो बनाते रहते थे। अच्छा, उस सब से क्या था कि पूरी दुनिया में भी एक हवा बना हुआ था, अरे यार चीनी है ना, वो बता रखा था जी चीनी नेवी अब तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से बड़ी हो गई है, हमारे पास नंबर ऑफ शिप्स अमेरिका से ज्यादा हो गए हैं, हमारी सबमरीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, ऐसा है वैसा है। वो इंडिया से मार खाने के बाद दुनिया को लगा यार ये अगर इतने बड़े तीसमार खां हैं तो इंडिया वालों को भी पता है, उसके बाद ये लोग इनको कूट रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई तुमको अगर गलवान में पीटा इंडिया ने, तुम नेवी लेके आ जाते अपनी इंडिया को हड़काने, वो भी करने नहीं आए तुम। अच्छा, वो जब ये सारी स्थिति हुई तो जिनपिंग साहब को ये पता चला यार ये भी एक फड्डा है, हमारी तो आर्मी जो है वो फुस है अंदर से। वो बोले हमने इतना पैसा खर्चा किया और सब इनको सालों को मिसाइल इसाइल खरीद वरीद के दी है, और ये लोग बोलते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं। अब पता चला कि लड़ेंगे नहीं तो क्यों नहीं लड़ेंगे, तो पता चला कि अब जिनपिंग साहब ने ताबड़तोड़ में इन लोगों को बोला खरीदो हथियार, मॉडर्नाइज करो, ये करो वो करो, इस साल तक ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, ये लो बजट ये लो पैसा। अब वहां प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मिसाइल बनी हो तो आर्मी में जाए, लेकिन अब आर्मी वालों के ऊपर है कि 6 महीने के अंदर ये मिसाइल इंडक्ट हो जानी चाहिए। वो भी जो कंपनी बना रही है उसके सर पे चढ़े हुए हैं कि अबे मिसाइल दो 6 महीने के अंदर, हमारी भी तो नौकरी चली जाएगी। और उसने भी आधी अधूरी मिसाइल नट बोल्ट कसा, पेंट वेंट मारा और लो ले जाओ। अब वो मिसाइलें टेस्ट होती हैं तो मारो उसको उत्तर में, जाती है वो पश्चिम में, कुछ भी कहीं भी हो रहा है।
हथियारों के साथ वो समस्या हो गई कि धड़ाधड़ हथियार खरीदने के चक्कर में अब टैंक हैं, टैंक बना दिया, टैंक चला दिया, सब कुछ हो गया। वो पाकिस्तान को भी दे दिया, पाकिस्तानी सर फोड़ रहे हैं उस टैंक के साथ। वो 4 घंटे 3 घंटे उसका इंजन चलता है, गर्म होकर के वो इंजन बंद हो जाता है, सीज हो जाता है इंजन। वो बाद में पता चला कि जितना बड़ा रेडिएटर लगाना चाहिए था वो लगाया ही नहीं, छोटा सा रेडिएटर लगा है। वो थोड़ी देर में इंजन गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए जो सर्कुलेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, वो काम ही नहीं कर रहा। ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम बना करके इन्होंने लगा डाला है, पूरे चाइना में लगा रखा है और पाकिस्तान को भी दे दिया। बोले ये वो रॉकेट मिसाइल प्लेन ड्रोन कुछ भी आएगा ये मार के गिरा देगा। तो पाकिस्तानी भी बड़ी खुशी खुशी ला करके उसको पीओके के एरिया में कहीं लगा वगा के बैठे थे। अब बोले एक दिन कि चलो जी टेस्ट करके देखें कैसा चलता है ये। अब इन्होंने कोई प्लेन वेन डमी टारगेट टारगेट उड़ाया होगा। अब ये बोले मिसाइल फायर करो, मिसाइल बोले हम नहीं चलेंगे। बोले रडार पे तो दिख रहा है लेकिन मिसाइल चल नहीं रही है। तो फिर जिनपिंग को ये पता चला कि हमारे हथियारों का ही भरोसा नहीं है, इसलिए चाहे आर्मी वाले, और आर्मी वालों को पता है कि इसके चक्कर में हम लोगों ने कचड़ा खरीदा है। अब इस कचड़े के साथ हम लड़ाई लड़ने जाएंगे, मिसाइल हम फायर करेंगे, मिसाइल यहीं फट जाएगी, हम ही लोग मरेंगे। तो कोई क्यों क्यों लड़ाई लड़े। तो उस टाइप की इनको बहुत सारी समस्या हो रही थी। अच्छा, फिर फजीयत हुई इनका, इन्होंने बोला हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है और ऐसा है और वैसा है। बाद में उसकी सैटेलाइट फोटो आई, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के बीचों बीच से दरार है कि वो मतलब चलते चलते ही कौ दो टुकड़े होकर डूब जाए, ये हालत है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर इनका मतलब पोर्ट से निकलता है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाता है, वापस ले आते हैं, उससे ज्यादा आगे उसको ले जाने की हिम्मत नहीं होती इनकी। तो बहुत सारे वेपन सिस्टम्स के साथ इनकी यही हालत है। आर्मी की भी भट्ठा बैठा हुआ है, तो जिनपिंग साहब का दिमाग उसमें भी खराब, कि अब करें तो करें क्या, है ना। अब इस बीच में जिनपिंग साहब के दिमाग में यह भी था कि यार पब्लिक के पास अगर पैसा आएगा तो ये डेमोक्रेसी की मांग करेंगे, ये साला हमारी सरकार बर्बाद कर देंगे। अच्छा, जिनपिंग साहब ने अपने माइंड में ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे 30 साल सरकार में रहना है, सरकार चलानी है। 10 साल हो चुके, 20 साल और। तो अभी जिनपिंग साहब से चीन का पीछा छूटना भी नहीं है। और ये आदमी अब धीरे धीरे इनवर्ड फोकस करेगा अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, क्योंकि अब इसको ये समझ में आ गया है कि बाहर हम मिलिट्री के रूप में किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, उसकी पूरी खुन्नस ये निकाल रहे हैं अपने आर्मी के ऑफिसरों पे। इस साल भी 48 टॉप लेवल के लोगों को निपटा दिया इसने, कहाँ गए पता ही नहीं। उसमें से भी ज्यादातर 2 मिनिस्टर्स हैं इसके, और उसके अलावा करीब 30-40 आर्मी के ही लोग हैं, और बाकी कुछ सीनियर ऑफिसर्स दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं। तो मेजॉरिटी आर्मी वाले इसके रडार पे हैं, क्योंकि इसका दिमाग इनके ऊपर बहुत जम के खराब है कि उसको ये लगता है इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने इतना पैसा और सब लगाया था और अब तक मेरे को दुनिया का बादशाह बन जाना चाहिए था, लेकिन ये नालायक निकले, ये लड़ने को तैयार नहीं है मेरे लिए। तो वो इस समय तहस नहस किए पड़ा है पूरी आर्मी को। मतलब नेवी वाले को अचानक उठा करके वो रॉकेट फोर्स जो इनकी पूरी मिसाइलें संभालती है चलाती है, उस रॉकेट फोर्स का चीफ बना रखा है। अब वो उसको एबीसीडी नहीं पता, जिंदगी उसने नेवी में जहाज चलाने में गुजारी है, आज उसको आप बोल रहे हो मिसाइल संभालो। तो इस टाइप की उठापटक इसने कर रखी है। अच्छा, उस चक्कर में क्या है कि अब आर्मी के अंदर बड़ा एक वो है कि करीब ये 200-250 सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को गायब कर चुका, निपटा चुका, नौकरी से निकाल चुका, XYZ कुछ ना कुछ कांड कर चुका है 250 लोगों के साथ। तो आर्मी के अंदर भी एक बड़ा गुस्सा है इसके लिए। अब इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये लग रहा है कि कहीं पब्लिक ना रिवोल्ट कर दे, कहीं ये आर्मी वाले मेरी ऐसी तैसी ना कर दें। तो अब इसने प्लेन में चलना बंद कर दिया है कि ये साले मार के गिरा देंगे प्लेन मेरा मिसाइल इसाइल से। तो ये प्लेन में नहीं चलता चाइना के अंदर, चाइना के बाहर जाता है प्लेन से, अंदर चाइना के ट्रेन से चलता है। किम जोंग उन बन गया है। और ये
लिटरली नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल ही लाने की तैयारी कर रहा है चाइना के अंदर, क्योंकि इसको गरीब लोग चाहिए, क्योंकि अमीर होंगे तो वो आजादी मांगेंगे, वो डेमोक्रेसी मांगेंगे, तो इसलिए इसको लोगों को गरीब बनाना है, पहली चीज। दूसरा, इसके साथ चोट तीसरी कहां से हो गई? तीसरी चोट ये हो गई कि जो मैंने आपको बताया था डुअल सर्कुलेशन और बीआरआई और दुनिया भर का, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था कि दुनिया के पास अकेली चाइना में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो सारी दुनिया मजबूर होगी कि टीवी खरीदोगे तो चाइना से, फ्रिज खरीदोगे तो चाइना से, दवा खरीदोगे तो चाइना से, कपड़े खरीदोगे तो चाइना से, चड्डी बनियान भी तुम्हारी हम बना के देंगे। अब अगर हम मना मना कर देंगे तो लोगों, यूरोप वालों को चड्डी बनियान मिलना बंद हो जाएगा, अफ्रीका वालों को टीवी नहीं मिलेगा, और इस टाइप की स्थिति। तो उसने ये मान लिया अपने दिमाग में कि सारी चीजों पे मोनोपोली हमारी है, और ये अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये भी मजबूर हो जाएंगी। तो ये जो हमारी ऐसी तैसी करते रहते थे कि कौड़ियों के दाम में चीजें बनवाते थे, उसके बाद हम इनको बताएंगे कि बॉस अब तुमको ये हम इतने में देंगे और तुम बनवा लो, और कहीं से तुमको इतनी कैपेसिटी या इतनी नंबर्स में और कोई बना के देगा नहीं। तो उस टाइप के खेल में ये जा रहा था, और बात सही भी थी कि इतनी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की और सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं था। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अ, उनके यहाँ चाइना के अंदर जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री कही जाती है वो हमारे यहाँ के हेवी इंडस्ट्री के कंपैरिजन की होती है, टर्नओवर, वर्कर्स और बाकी सारी चीजों के लिहाज से। इस लेवल का उनका मतलब, हमारे उनकी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों से 8-8 10-10 गुना बड़ी थी, हैं अभी भी। तो ये स्केल थी इनकी। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया के लिए भी ये टेंशन था। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियां लगाना या इंडस्ट्रीज लगा देना पर्याप्त होता है, उसके साथ उससे मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री से आप मान लीजिए 1,000 ट्रक माल रोज बना के निकाल सकते हैं। आपके फैक्ट्री के बाहर 1,000 ट्रकों को निकाल करके हाईवे तक ले जाना और हाईवे से पोर्ट तक ले जाना के लिए सड़कें भी होनी चाहिए। फिर आपका माल रोते गाते चलो पोर्ट पे पहुंच गया, तो 1,000 ट्रक माल को उतार करके और जल्द से जल्द शिप पे लाद करके शिप को रवाना कर देना, इसके लिए पोर्ट में भी उतनी कैपेसिटी और क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसी 10 फैक्ट्रियां हैं, 10 फैक्ट्री का माल उस पोर्ट पे पहुंच रहा है, 10 फैक्ट्रियों का माल उन हाईवेज पे चल रहा है। तो हाईवेज उस लेवल के चाहिए कि वो बड़े बड़े भारी भारी ट्रक्स को हैंडल कर सकें, लार्ज क्वांटिटी में कर सकें, स्मूथ ट्रैफिक चल सके। तो रातों रात तो संभव नहीं था कि कोई भी कंट्री पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले और इतना लेबर फोर्स और ट्रेन्ड मैन पावर और सब कुछ ला करके और इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी कर दे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कि तुम फैक्ट्री तो चलो खड़ी कर लोगे, लेकिन ये हाईवे बनाना, ये पोर्ट बनाना, इसको 10-10 20-20 साल लगते हैं। ये स्लो प्रोसेस है। ऐसे रेलवे के नेटवर्क्स और कॉरिडोर्स बनाना कि जिसपे माल को तेजी से मूव किया जा सके। अब सारी दुनिया में नॉर्मल जो एक मॉडल होता है वो ये होता है कि एक रेलवे लाइन बिछी है, उसी पे मालगाड़ी भी दौड़ रही, उसी पे पैसेंजर गाड़ी भी दौड़ रही, और हर कंट्री के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि पैसेंजर गाड़ियां चलाने की एक प्रायोरिटी रहती है, तो मालगाड़ी पीछे होती है। ऐसे में भी जिनपिंग साहब को सबसे ज्यादा धक्का लगा इंडिया से। इंडिया ने 2014 के बाद से जिस स्पीड में काम किया है, आप विश्वास मानिए, एज एन एनालिस्ट मैं बोलता हूं, दुनिया के एनालिस्ट जो बोलते हैं कि ये असंभव टाइप की चीज है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने जिस तेजी से ग्रोथ की है, ये दुनिया का कोई नेता डिलीवर नहीं कर सकता जो मोदी ने करके दिखाया। ये जादू है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि पैरेलल में आपके इतने हाईवे बन रहे हैं, पैरेलली आपके पोर्ट्स धड़ाधड़ डेवलप हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है।
अंधाधुंध काम। रेलवे का आपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नई पटरियां डाल दी, मालगाड़ियों को दौड़ाने के लिए आपने पूरा कॉरिडोर बना दिया, उस पे सिर्फ मालगाड़ियां चलती। फ्रेट का ट्रैफिक की स्पीड जो थी, एवरेज स्पीड अगर आप मान लीजिए वो 25 किलोमीटर थी मालगाड़ी की, क्योंकि उसको बार बार रोका जाता था पैसेंजर ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए। 2-2 घंटे मालगाड़ी खड़ी हुई है, 10 ट्रेनें निकल गई पैसेंजर, फिर थोड़ा सा विंडो मिली तो फिर उसको बीच में दौड़ाया, फिर आगे जाके रोक दिया उसको। ये हालत थी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को रोकोगे तो पब्लिक हल्ला करने लगती है, तो गुड्स ट्रेन रोकी जाती थी। ट्रकों की हालत ये थी कि हाईवे नहीं है, तो ट्रक पे भी माल भेजना मुश्किल हो रहा था। तो आपने 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, अब तो 8 लेन हाईवेज बना रहे हैं। उसके अलावा फिर आपने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, फिर ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये रेलवे के 2 कॉरिडोर बना दिए, अभी और बनने। तो इंडिया ने एक अंधाधुंध स्पीड से काम किया। अब जब प्रेशर आना शुरू हुआ दुनिया के ये कंपनीज के ऊपर और चाइना ने इनको आंखें दिखानी शुरू की, तो इन्होंने बोला यार ये तो खतरनाक सी स्थिति है। एक तो ये हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं, सुनवाई कुछ है नहीं, और अब ये ब्लैकमेल टाइप की बातें करने लगे हैं। और वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू कर दी थी इन्होंने, गालियां देनी शुरू कर दी थी दूसरे देशों को। तो किसी को, वो ऑस्ट्रेलिया को या किसको बोले ये जूते में चिपका च्युइंगम टाइप का देश है हमारे लिए। तो इस टाइप की बातें हो रही थी। तो ऐसे में कंपनीज जो हैं अलग अलग कि यार हम दूसरा ऑप्शन देखो। अब दूसरा ऑप्शन चाइना जैसी ह्यूज कंट्री, मैन पावर, रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को रिप्लेस करना बड़े शॉर्ट टाइम में, मतलब आज आप करने की कोशिश करेंगे कि चलो ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं, तो वहां लोग ही नहीं है काम करने के लिए। लोग मिल जाएंगे तो हाईवे बनाओ पहले उतने बड़े, उसके बाद उतने सारे पोर्ट्स बनाओ, है ना। तो प्रॉब्लम वो हो रही थी। और ऐसे में इंडिया इमर्ज होके आता है। इंडिया ने पिच किया अपनी दावेदारी कि भैया यहां आके देख लो एक बार। जब लोगों ने यहां देखना शुरू किया तो आंखें फटी रह गई, यार यहाँ पे तो सब कुछ है। ये बड़े बड़े हाईवेज बने पड़े हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स हैं रेलवे के, और अंधाधुंध स्पीड से काम चल रहा है। उसके बाद बोले मैन पावर, बोले पढ़ा लिखा तबका है, चाइना से बेटर मैन पावर है यहाँ। दूसरा लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। तो इंडिया ने उसको उस जगह भी मात दे दी, जो उनको लगता था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है उसका कोई तोड़ नहीं है, और उसके दम पे और अपनी हम मिलिट्री के दम पे पूरी दुनिया को डोमिनेट कर लेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट करने आए थे इंडिया, गलवान। और इंडिया से इनको दोनों जगह जूते पड़े, इनको मिलिट्री के लिहाज से भी पड़े, और उसके बाद इंडिया ने इनसे मैन्युफैक्चरिंग का भी पूरा छीनना शुरू कर दिया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई चाइना को रिप्लेस करने की ताकत हम में है, हमारी कैपेसिटी है, हमने सब खड़ा कर लिया है। अब जिनपिंग साहब के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये हो रही है कि डिमांड नहीं है। दुनिया ने एक तरीके से इनको बाइकॉट टाइप का करना शुरू कर दिया है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसकी हालत खराब हो रही है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अच्छा, इन सब से अलग अगर ये सब बिगड़ता भी जाता है तो जिनपिंग साहब का दूसरा गोल पूरा होता है कि चाइनीज अगर बर्बाद भी हो जाएं, गरीब भी रहें, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ कोरिया टाइप हम तो इनके राजा बन के रहेंगे। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, जितना पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, उतने में हम आराम से एक ताकतवर देश बने रहेंगे, और 20 साल तक मैं इसके ऊपर और राज करूंगा। तो जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया मॉडल दिमाग में बना लिया है, और वो उसी दिशा में चाइना को ले जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास एक्चुअली एक मिलिट्री है, वो मिलिट्री पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है, और मिलिट्री के पास बहुत पुराने हथियार हैं। रशिया और चाइनीज AK-47 वगैरह, वो पुरानी पुरानी बंदूकें फंदूकें सब हैं, लेकिन वो सब काम करती हैं। उसने इधर उधर से टेक्नोलॉजी करके कुछ करके उसने मिसाइलें फिसाइलें बना ली है, लेकिन उसकी मिसाइलें एक्चुअली काम करती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी की, ऑब्सलीट है। लेकिन वो उसको जिधर फायर करता है, जितने डिस्टेंस के लिए बोलता है, वो
नॉर्थ कोरिया से मिसाइल फायर करता है, जापान के ऊपर से उड़ा करके उसको उधर गिराता है और अमेरिका को धमकी देता है कि देखो, हमने जापान पार करके तुम्हारे समंदर में मिसाइल गिराई है, अगली बार तुम्हीं को ठोकेंगे। तो उसके पास पुरानी टेक्नोलॉजी, नो डाउट नॉर्थ कोरिया, बट रिलायबल टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी इसलिए उससे टेंशन में रहता है, जापान टेंशन में रहता है कि ये बोल रहा है तो ये मार देगा। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लेटेस्ट और नया बनाने के चक्कर में, अच्छा अमेरिका ने ये बना लिया, रशिया ने ये बना लिया, 6 महीने के अंदर इनके यहां से भी आता था, लो जी हमने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता कि इनकी मिसाइल चलेगी तो जाएगी किधर। पहला तो चलेगी कि नहीं चलेगी, अब नहीं चली तो फटेगी वहीं, और चल गई तो कहां जाएगी किसी को नहीं पता, इनकी आर्मी वालों को नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम, इनके पास मैन पावर की दिक्कत है। इनके जो इसने टॉप के लोगों को भगा दिया है, निपटा दिया है, गोलियां मरवा दी हैं, जेल में डलवा दिया है। अब उस चक्कर में हो ये रहा है कि मिसाइल को फायर करने के लिए मान लीजिए उसे प्रोग्राम करना है। उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्या होगी, सही हुई है कि नहीं हुई है, गलत हुई है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मिसाइल किस रास्ते कहां जाएगी और कहां गिरेगी, कैसे फटेगी। अब वो प्रोग्रामिंग करने वाले लोग नहीं इनके पास। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं चाइना को। चाइना के लिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि उसके पास नॉर्थ कोरिया जैसी डेडिकेटेड और मजबूत मिलिट्री भी नहीं है। लेकिन जिनपिंग साहब को ये मालूम है कि जनता को कंट्रोल करने लायक जो व्यवस्था चाहिए वो उसने बना ली। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वेलेंस, कि उनको पता है कि एक एक आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी उन्होंने जो एआई के काम किया है उसमें यही किया है, उसने लोगों को प्रोफाइल करना कंप्यूटराइज कर दिया। मतलब पूरी पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट सबका ऐसा है कि किसके पास कौन सा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड कौन सा, सपोज फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये है वो है, और वो आदमी दिन भर बैठ करके क्या करता रहता है, क्या लिखता रहता है, क्या बोलता रहता है, किस किस टाइप की वीडियोस देख रहा है, किस टाइप के लोगों से उसके फ्रेंडशिप्स हैं, इंटरेक्शंस है, ये एआई खुद मॉनिटर कर रहा है अमेरिका के अंदर, ये चाइना के अंदर, चाइनीज लोगों को। और जो लगता है कि खतरनाक है तो उसके ऊपर कैमरा निगरानी है, उठा लो उसको। तो उन्होंने ये कर रखा है, तो पब्लिक में कोई कहीं से ऐसा ना हो कि लोग इकट्ठित होकर के, संगठित होकर के कोई बखेड़ा खड़ा कर ले, कोई बगावत कर लें, तो वो नहीं कर सकते। ये उनको इकट्ठा होने के पहले ही दिमाग में, किसी के दिमाग में कीड़ा चलने लगा और उसने दो तीन लोगों से कहीं बात कर ली कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसा है वैसा है, चलो इसके बारे में कुछ किया जाए, बस उतने में तो आप उठ गए, आपके साथ आपके तीन दोस्त भी उठ गए, तो चौथे तक बात पहुंची ही नहीं। तो वो सिस्टम बना रखा है उसने। और अब वो देखिएगा धीरे धीरे वो इंडिया के साथ एक समझौते वाली हालत में पहुंचेगा। और अभी उनके मैगजीन्स एग्जीन्स ने इंडिया की तारीफ में आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। वो यहां तक कि वो आपको हो सकता है एक्साई चेन में भी वापस कर दे कि भाई ले लो, मत हमसे पंगा करो। तो वो अब उस मोड में आएगा कि हमको, मेरे को किसी तरीके से चाइना का तानाशाह बन के बैठना है, सुकून से बैठना है। और उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरी लड़ने की औकात किसी से नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पे मैं भरोसा कर रहा था, उसका एक ऑल्टरनेट इंडिया ने खड़ा कर दिया है। तो अब वो धीरे धीरे करके बैक ट्रैक हो रहा है। अब उसके साथ सिर्फ वो है कि चाइनीज लोगों को उसने एक लॉलीपॉप पकड़ा रखा है कि ताइवान पे मैं कब्जा करूंगा, तो वो बीच बीच में बोलता रहता है। लेकिन ताइवान वाले खुद बोल रहे हैं कि इनकी लड़ने की औकात नहीं। और एक उम्मीद इसको ये थी कि ताइवान में इस साल चुनाव है, और चुनाव में अगर ये जो साई एंगवेन है, जो अभी प्रेसिडेंट है, जो कट्टर चाइना विरोधी है, तो ये था कि ये हार जाएगी तो दूसरी पार्टी जो है वो इंडिया की तरह, इंडिया की कांग्रेस की तरह ही ऑलमोस्ट इनके साथ एमओयू करके बैठी है। इनका ये था कि वो आ जाएंगे तो फिर तो हम लोग आपस में समझौता करके ताइवान को मिला लेंगे, लड़ने की बात ही नहीं रहेगी, वो तो अपने लोग हैं। तो अब खबर आ रही है कि वो पार्टी भी हार रही चुनाव, उसकी हालत भी वही है जो कांग्रेस की।
यहां भी इन्होंने कोशिश यही की थी कि कांग्रेस के साथ तो एमओयू है, ये सरकार में आ जाएगी, मोदी चला जाएगा, उसके बाद हम इंडिया को देख लेंगे। और उस कड़ी में इन्होंने हर तरह से कोशिश की, कहीं हाईवे बन रहा है तो उसके ऊपर पीआईएल लगवा दो कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये है वो है। पूरी कोशिशें चाइना ने यहाँ पे भी की हैं। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे कि चाइना के सुर में सुर मिला करके बात करने वाले, भारत का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो उनके अस्तित्व के ऊपर अब एक वो बन गया है। मतलब आप जितना सक्सेसफुल होंगे, चाइना के एग्जिस्टेंस को उतना बड़ा खतरा है। तो क्योंकि जिनपिंग को ये लग रहा है कि अगर इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो इंडिया को दबा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है अंदर अंदर कि हमारी मिलिट्री किसी काम की नहीं है, इंडिया से हम मिलिट्री के मामले में टकरा नहीं सकते। तो इसलिए चाइना रिकवर होगा नहीं। चाइना ऐसी ही बुरी हालत में रहेगा और इससे बदतर हालत में जाएगा। वो उन्होंने अपनी दिशा पकड़ ली है और उनके पास अब जीडीपी को भी आगे बढ़ाने का मतलब कोई रास्ता और जरिया बचा नहीं है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम 4.5% से ग्रो कर रहे हैं। अब एनालिस्ट का कहना है कि अभी जैसे उन्होंने अनाउंस किया था इस साल कि हम 2500 किलोमीटर की वो हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाएंगे, बुलेट ट्रेन टाइप की। ऑलरेडी जो उनके पास बुलेट ट्रेन चल रही हैं, एक तो वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब आप समझिए कि चाइना के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो नेक्स्ट 3 कंट्रीज आती हैं बुलेट ट्रेन नेटवर्क के मामले में, उन तीनों को टोटल करके डबल कर दो आप उस टाइप का, तो उतना अकेले चाइना का है। हजारों किलोमीटर लंबा नेटवर्क, लेकिन इतना महंगा है कि उसकी इस समय ऑक्यूपेंसी 25%। मतलब अगर ट्रेन की कैपेसिटी 1000 लोगों को ले जाने की है तो उसको एवरेज 200-250 यात्री ही मिलते हैं। वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही है, उसमें ये अभी 2,500 किलोमीटर की और नई रेलवे लाइन डालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको जीडीपी को ग्रोथ दिखाना है। और जीडीपी बढ़ाने के लिए या तो जैसे आपका रियल एस्टेट काम कर रहा हो तो जीडीपी की ग्रोथ दिखती है, या आपकी आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं ये काम कर रही हो, इनकी बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उससे जीडीपी बढ़ती दिखती है। और या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा हो तो जीडीपी बढ़ती दिखती है। और इनका कहीं कुछ भी चलता हुआ नहीं दिख रहा। और अब ये हाई स्पीड रेलवे में पैसा डाल रहे हैं, हाई स्पीड रेलवे भी नहीं चल रही। तो ये आप समझ लो कि ये अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है, जिनपिंग कब्र खोद रहा है पूरे चाइना की, और ये सबको साथ में सुला करके सो जाएगा उसके अंदर। और चाइना का भविष्य कुछ नहीं है। मतलब फंडामेंटली मैंने आपको बताया अंदर से कैसे वो खोखला हो चुका है। तो आज इसके लिए आज्ञा दें, इससे आगे कल हम बात करेंगे कि अमेरिका जो है वो कैसे एक गेम खेल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आग लगाने का। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।